नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से देश में इस्लाम को लेकर के काफ़ी लंबी चर्चा चली। इस्लाम के अलग अलग पहलू आयामों पर लगातार लंबी बात होती रही। कुछ लोग पैरोकारी करते हैं, कुछ लोग बचाव करते हैं, कुछ लोग लगातार इस्लाम के नाम पर हो रही अराजकता का खेल, उसके ऊपर बात करते हैं। जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये अपने आप में ऐसे शब्द हैं जिन पर अभी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके जब चीज़ें सामने आती रहती है, सोशल मीडिया के इस ज़माने में, तकनीक के इस दौर में बहुत कुछ बहुत देर तक छुपा रह नहीं सकता। इसीलिए ये लैंड जिहाद, ये लव जिहाद या ये जिहाद शब्द क्या है, इसको समझने के लिए हम आज ज़रा बात करेंगे लव जिहाद पर। बहुत से लोग इसको कैसे समझेंगे, कैसे होता है, कैसे हिंदू लड़कियों को जिहाद, लव के नाम पर, प्यार के नाम पर फंसाया जाता है, कैसे उनका शोषण किया जाता है, ये सब आपको हमको सीखने समझने की ज़रूरत है। हमारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, हमारी बेटियों को ये सब सीखने समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज मैं प्रत्यक्ष एक ऐसी बहन हमारे साथ हैं जो वर्षों तक इस लव जिहाद के चलते शोषण का शिकार हुई। उनके शोषण की कहानी आप सुनेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अधिक बात नहीं करते, सीधा उन बहन से ही पूछते हैं। क्योंकि नाम, ये विषय ऐसा है कि हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, इसीलिए ना तो सवाल में मैं नाम लूंगा ना पूछूंगा। बहन, सीधा आपसे, आज जब आप हमारे सामने बैठी हैं, आपने अभी मुझे कुछ समय पहले बताया कि आपकी जान को खतरा है। ये क्या स्थिति बनी, जान को खतरा, और दूसरा आपके हाथ में मैं चोट भी देख रहा हूँ, ये चोट कैसे? देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन, कितनी देर या कितने सेकंड के लिए आपके साथ हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जानती। क्योंकि मेरी जान को खतरा ही नहीं, मेरे को तो बिल्कुल जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो पता नहीं कैसे किस्मत ने साथ दिया, और शायद मेरा संघर्ष ऊपर वाला देख रहा था। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अपने लिए हम मदद करेंगे तभी ऊपर वाला मदद भेजता है। तो बस किसी तरीके से मैं गुड्डू चौधरी नाम के आदमी से, जिसका असली नाम इरशाद अली खान है, जो कि मेरा पति है, उससे मैं अपनी जान बचा करके, अपनी इज्जत बचा करके भागी हूँ बड़ी मुश्किल से। और किसी तरीके से पुलिस वालों ने, डीसीपी सर ने, एसएचओ ने, इन सब ने मिलकर मेरी मदद करी। और आज जो मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, वो पूरे विश्व हिंदू परिषद, जो कि आज मेरा परिवार है, मेरे साथ खड़ा है, इन सब की मदद की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। और जो कुछ मेरे साथ हुआ, आप बीती है, वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। ये हाथ पे चोट कैसे लगी, ये ज़रा मुझे समझाइए। और क्या कंडीशन क्या है इसकी? ये ऐसा था कि ये चोट मेरी अब की नहीं है, ये मुझे पिछले 5 महीने से मेरे साथ बहुत दरिंदगी की जा रही थी। जानवरों से बदतर मुझे मारा जा रहा था। कभी जो पानी के फिटिंग करने वाले पाइप होते हैं, उससे पीटा जाता पूरी रात। मेरी पूरी बॉडी पे ऐसी नीली पड़ गई थी जैसे टैटू बना दिए हों। क्योंकि मुझे इस आदमी की असलियत पता चल चुकी थी और मैं यहाँ से निकलने की बहुत मैं प्रयास कर रही थी। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं होता। और बार बार मेरे घर वालों को मारने की, मेरे भाइयों को मारने की धमकी दी जाती थी। नहीं जाती, ये आदमी क्रिमिनल है, जिसकी वजह से मुझे एंड टाइम पे वापस आना पड़ता। और अब तो इसकी दरिंदगी की इतनी हद हो गई कि इसने दरवाजे बंद करके शराब पीता, मेरे साथ नेचुरल और अननेचुरल तरीके से इंटीमेट होता जानवरों की तरह से, और फिर मुझे मारता। और पूरी रात दरवाजे बंद करके, कोई इसका घर वाला मुझे बचाने के लिए नहीं आता, मेरी कोई चीखें नहीं सुनता। हालांकि सब बाहर होते थे, लेकिन कोई भी एक 100 नंबर की कॉल जाके दरवाजे खटखटा दे कि ये क्या हो रहा है गुड्डू भाई। तो तब ये मेरे हाथ में फ्रैक्चर था आया, लेकिन मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मेरी ये उंगलियां फ्रैक्चर है, मेरी पूरी बॉडी में पूरे कम से कम 30 से 32 जख्म है, जो कि मेरी एमएलसीज आपको बता देगी, एमएलसीज में आए हैं। कभी मेरे पैरों पे जो मोटे वाले डंडे होते हैं, जो सरिये होते हैं लोहे के, उनसे मेरे ये पैर यहाँ तोड़ दिए गए कि ताकि मैं घर से ना भाग सकूँ, ना निकलूँ। कभी मोटे डंडों से मुझे घुटनों में मारना, पूरी बॉडी तोड़ दी इसने मेरी ये हड्डियां, मेरा हाथ कोई काम नहीं करता। और हाथ तो जब हो गई जब 18 अगस्त को इसने रात को फिर वही चीज़ें, नीचे बुलाना, हैवानियत दिखाना, अपनी आवाज़ का शिकार बनाना, पूरी तरीके से मारा। और राइफल लेकर के इसने यहाँ पे मेरे उसकी बट मारी, वो बट ही टूट गई। आप समझ सकते कि एक राइफल जो होती है उसका बट टूटना क्या होता है। मेरा ये पैर ऐसे हो गया था, ये दोनों, कि ताकि अब मैं बिल्कुल मर जाऊं, यहाँ से निकल ही ना पाऊं।
और मैं ऐसे ही पड़ी रहती, कोई मुझे देखने के लिए नहीं आता, देखना तो दूर, मुझे पानी भी नहीं देने वाला होता था। अगर खाना मांगती तो मैं उसके एवज में गाय का गोश्त ये सब मेरे को खिलाने की कोशिश की जाती। उसके बाद फिर अपने ये बीवी बच्चों से कहता कि इसको ऊपर ले जाओ, इससे नमाज पढ़वा, इसे रोज़े रखवा, ये सब करा। तो बच्चे कहते कि मैं, जहाँ मेरी खड़ी होने की स्थिति नहीं है, मैं 2 दिन टॉयलेट बाथरूम तक नहीं गई, ना मुझे आया, मेरी ऐसी हालत ख़राब थी। वहाँ मेरे को ज़बरदस्ती खड़ा करके जो नमाज़ पढ़वा रहे हैं और मेरी वीडियो बना रहा है और अपने मोबाइल पे सेंड करवा रहा है। और इस चीज़ को लेके मैं तब श्योर हुई जब मैंने खुद इसके मोबाइल में वो वीडियोस देखी और सबको दिखाता कि देखो मैंने कैसे हिंदुओं की लड़की को, एक पढ़ी लिखी लड़की को, अच्छी फैमिली की लड़की को मुसलमान बना दिया है। इसका टेरर देखो कि दिल्ली जैसे कहने के लिए वो कैपिटल है, यहाँ सारे बड़े बड़े एमएलए मंत्री, अच्छे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ है, बड़े हॉस्पिटल, सब कुछ है, कि कैपिटल है, यहाँ हर चीज़ की सुनवाई है। वहाँ इस जैसे आदमी की दहशत से देखो कि इसने एक ही घर में 2 बीवियाँ रखी हुई हैं। कोई समाज कहने वाला नहीं, कोई आस पड़ोस, इसके घर रिश्तेदार, इसकी बीवी, इसके भाई जो कि वो भी वकील है, कोई कहने वाला नहीं था। और मुझे पता था कि अगर मैं ये लेके बैठ गई ना तो मैं नहीं निकल सकती। तो आप वहाँ से भाग कर जो है फिर ज्योति नगर थाने पहुँची, वहाँ फिर क्या हुआ? वहाँ पे फिर मैंने कॉल करा डीओ से लेकर के, बोला कि आप आइए और रीना मैडम को कॉल करो। तो उन्होंने कॉल करा, मेरी बात कराई, तो रीना मैडम बोली कि आइयो रीना मतलब पहले से चल रहा था? हाँ जी, अच्छा, चल ये रहा। आपका डोमेस्टिक वायलेंस वाला? डोमेस्टिक वायलेंस वाला नहीं था। मैंने यही कंप्लेंट करी थी कि मेरे साथ कैसे इन्होंने धोखा दिया, शादी हुई, सारी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों पे चल रहा था, और कैसे मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई, मतलब वो सारी थी चीज़ें। तो ये लोग मुझे पिछले 4-5 महीने से ट्रेस कर रहे थे। उन्होंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, आइयो मैडम ने, रीना मैडम ने, और इन्होंने आपके ये SHO साहब लल्लन केसरी साहब ने, पर चूँकि वो पूरा मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पे कोई एंटर भी नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती भी ये नहीं कह सकते कि आप एक बार वाइफ से मिलवा दो या बुला दो। हालांकि फ़ोन पे भी कई बार बोला, बट बिल्कुल साफ मना कर दिया गया। यहाँ तक कि जिसे बोलते हैं कि फ़ोन पे ही साफ मेरे से बुलवाया जा रहा है कि बोल दो कि मैं नहीं आ रही हूँ, ये वो, और मैं तो जुडिशरी की कोचिंग ले रही हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मेरी जब वो आयु बनी थी तो फिर फाइनली वो ऐसे आई मेरे पास फटाफट जल्दी। तो फिर वहाँ से क्या कहानी शुरू हुई आगे? वहाँ से कहानी ये शुरू हुई कि मेरे को उन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि वो गुड्डू चौधरी जो है वो अपने और भी मुस्लिम वकीलों को लेकर के वहाँ पहुँच गया। पता था, थाने SHO साहब ने अपने रूम में बिठाया बड़े तरीके से और बोला कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके जाएगा यहाँ से, आप आराम से अपनी कंप्लेंट लिखो। वो कह के बाहर चले गए और मेरे सामने इंस्ट्रक्शंस दे दिए पूरे स्टाफ को कि यहाँ पे गुड्डू चौधरी नाम का कोई भी वकील प्रीमाइसेस में नज़र ना आ जाए, उसे अंदर मत आने देना यहाँ तक। तो बस फिर मैं उसके बाद मैं लिखने शुरू ही किया, लिख रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को, लेडी स्टाफ वहाँ पे बैठी थी ऑलरेडी मेरे साथ, उन्होंने बोला कि आपको ना लेडी रूम में ले जाते हैं। तो पूरे उसको थाने को इन्होंने मतलब पूरा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था कि मैं यहाँ पे आई ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो पहुँच जाता अपने और भी, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम एरिया है, आके वहाँ पे वो 2 सेकंड लगाते उस थाने में आगजनी करने में, अगर मेरे को नहीं दिया जाता तो, या मैं नहीं जाती तो इस तरीके से ये सारा बहुत ही स्टिंग ऑपरेशन की तरह से इन्होंने सबने काम किया और मुझे बहुत ही तरीके से निकाल के लेके गए वहाँ से। फिर MLC और ये सारी की सारी चीज़ें हुई, और वो तो उसे उठाने के लिए बैठे थे, क्योंकि इनको पता था कि ऐसे तो हम हाथ नहीं डाल सकते, ना ही बताएंगे। अगर बता दिया होता तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता, फिर वो हाथ नहीं आता। और उसने बाकायदा वहाँ पे जो मुझे बता रही थी अंदर आकर के पुलिस वाली की रजिस्टर चेक कर रहा है, कंप्लेंट तो नहीं हुई है, और सारी चीज़ें हमने दिखाया कोई नहीं है, कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी आई थी और कहाँ गई। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत मेरी हेल्प किया, सारा कुछ इन्होंने करा। तो रात को 3 और 3:30 के बीच में इसके घर से उठाया इन्होंने, इसको पुलिस वालों ने। अब ज़रा मेरे को ये पूछना है कि साल 2011 में जब आप पहली बार मिले थे तो वो क्या, आप कैसे मिल गए थे? क्या कारण था कि आपके ये गुड्डू चौधरी संपर्क में आए? मैं अपनी बुक्स परचेज़ करने के लिए गई थी, लॉ की बुक्स, क्योंकि वहीं पे मिलती हैं, अंदर शॉप्स हैं, बाहर नहीं मिलती। तो ऐसे मेरी उससे मुलाकात हुई थी कड़कड़ूमा कोर्ट कंपाउंड में। उसने बोला मैं गुड्डू चौधरी हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई थी। उसने अपना सही नाम नहीं बताया। आप ये देखिए ना कि अगर हम सही, एक बंदा नाम ही तो हमें एक हमारी पहचान होती है ना, हम अपना निकनेम क्यों बताएंगे जबकि हम प्रोफेशनली खड़े हैं, हम ऑफिस में खड़े हैं। चलो ये उसका निकनेम भी हम कहते हैं सही है, तो प्रोफेशन में खड़े होकर के तो हम अपना रियल नाम बताते हैं। आपको शक नहीं हुआ? नहीं, मुझे शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका पूरा जेस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी मतलब पूरा अपने आप को हिंदू बना के रखता है। इवन वो जैसे कि कोर्ट में या किसी भी तरीके से मतलब इंटरेक्ट होता था
कुछ भी होता था तो वो सबको गुड मॉर्निंग ही विश करता था, कभी किसी को सलाम या ऐसे नहीं करता था। और जब तक वो मेरे साथ होता था, मैंने ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती गई धीरे धीरे कि जो इसके लोग के जो इसकी कम्युनिटी के बंदे थे, उनसे ये ज़्यादा देर बात नहीं करता था रुक करके, जैसे जब मिल भी जाते थे तो हाथ बड़ा, हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से करके, कि कहीं वो कोई और बात ना शुरू कर दें। और ये देखो कि कोई भी सिंगल पर्सन ये नहीं बोलता था कि गुड्डू भाई आपके बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है। तो ये देखिए कि ये कितने क्रिमिनल माइंड है और कोई बंदा इससे पंगा लेना पसंद नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके उन्होंने एक अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाई और आपको टारगेट किया जी, ऐसा आप बता रहे हैं जी। वो कैसे किया, फिर आप कैसे ट्रैप में आई? बनाई नहीं, वो है। अब मुझसे पहले भी कई 2-3 हिंदू लड़कियों के इसके साथ इसके मैटर हुए हैं, एक रेप केस रहा है, हालांकि मेरा उनसे कोई मैटर नहीं, लेकिन आपने पूछा ना कि उसकी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी वही गुड्डू चौधरी बता करके। फिर दूसरी लड़की आई, उसके साथ भी वही कि गुड्डू बता करके, फिर एक लड़की उसके साथ भी। ये मेरे खुद आंखों देखी कानों सुने की, जब मैं वहाँ रहना शुरू करा तब पता चली कि इसका तो काम ही ये है, ये हिंदू लड़कियों को फंसाता है और दिखाता है कि देखो हिंदुओं की लड़कियां मेरे साथ, देखो मैंने कैसे रखी हुई हैं अपने साथ, इस तरीके से। तो संपर्क में आने से के बाद से फिर शादी तक बात कैसे पहुंच गई थी? बात ऐसे पहुंची थी कि ये मेरे को 2012 के लास्ट में झूठ बोल करके, यानी पहले दोस्ती होगी? हाँ, हमारी पहले दोस्ती बातचीत हुई। इसने मुझे ये चीज़ परख, ये प्रोफेशनल दोस्ती थी? हाँ, ये प्रोफेशनल थी। इसने मेरे को कहीं ना कहीं इस चीज़ में भांप लिया था कि मैं जो हूँ ये, मतलब कि इसके और किसी बटरिंग में, इन सब चीज़ों में नहीं आऊँगी। एक बहुत सीधी करियर फोकस्ड गर्ल हूँ, एक सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिनके लिए उनकी पढ़ाई, उनकी इज्जत बहुत मैटर करती है। जो कि ये सबसे पहले ट्रैप यही करता है, ये साइकोलॉजी समझता है सामने वाले की, लड़की की। फिर तभी जब इसने देखा कि यहाँ से ऐसे बात नहीं बन रही है, चीज़ें आगे तक नहीं हो रही, तो ये धोखे से मेरे को करदमपुरी ले गया अपने घर पे। वहाँ कोई नहीं था, ये बोल करके कि वहाँ पे हम चलेंगे, कुछ आए हुए हैं दोस्त वगैरह, बैठेंगे खाएंगे, कि ठीक है, एक छोटी सी पार्टी रखी है, समोसा पार्टी टाइप, जैसे मैंने समझा ठीक है। तो वहाँ जा करके मैं देखती हूँ कि कोई भी नहीं था। और जब इस चीज़ को लेकर मैंने उससे बोलना शुरू करा और मैं जैसे उतर जाने को हुई, तो ज़बरदस्ती इसने मेरा हाथ खींचा और मेरा रेप करा इसने। और वहाँ इसने ऑलरेडी पहले से कैमरा लगाया हुआ था, जो मुझे बाद में पता चलता, जब मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, ये करा, चीखने चिल्लाने लगी, तो इसने दिखाया कि देखो तुम्हारा ऐसे वीडियो बना लिया मैंने वीडियो। तब ये फिर इस तरीके से नेचुरल इंटीमेसी करनी शुरू करी और बस फिर ये मुझे यूज़ करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, जिसकी वजह से चीज़ें 2015 में फाइनली मुझे प्रेशराइज होकर के इससे शादी करनी पड़ी। क्योंकि ये बार बार ये धमकी देता नहीं, मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाता था, मोबाइल दिखाता था कि देख ये रही वीडियो, अभी कर दूं वायरल। आपने 12 से 15 के बीच में जब इतना सब हो गया था, 12 में आपने बताया कि उसने ऐसा काम किया, तो इस बीच में आपने कभी सोचा नहीं कि पुलिस को बताएं या किसी सामाजिक संगठन की मदद ले? वो क्यों? आप देखिए, एक लड़कियां या फैमिली ये सोचती है कि इस तरीके की चीज़ें जब सोसाइटी में पता चलती हैं तो कैसे उनका बॉयकॉट किया जाता है और लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है। वो किंतु परंतु ना समाज सुनता, ना माँ बाप सुनते। और फिर पीछे मेरी छोटी सिस्टर मैरिज के लिए, 2 छोटे छोटे भाई, मेरा बड़ा भाई मुझसे कम से कम 12 साल छोटा है। तो आप लगाइए कि एक बच्चे की तरह ही मैंने उसको पाला। जब ये चीज़ें सामने आएंगी और उससे छोटा भाई तो मेरा 14 साल छोटा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने मजबूरन शादी स्वीकार की? हाँ जी, क्योंकि ये कहीं शादी नहीं होने दे रहा था मेरी बिल्कुल भी। और फिर घेर के ऐसे रखता था और मैं मेंटली इतनी ट्रॉमा क्या, जब आप समझ सकते हैं आपको थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है और आपको मोलेस्ट क्या हर तरीके से हैरेस किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी मैं नहीं समझती कि होगी कि आप इसकी छानबीन करें या उससे पूछें। क्योंकि सिंपल आता था, गाड़ी में बैठती थी, जाती थी, कभी पार्किंग में तो कभी कहीं इस तरीके से, कभी किसी के यहाँ तो इस तरीके से, कभी होटल वगैरह में इस तरीके से करता था ये मेरे साथ। क्या बोलती मैं। शादी से पहले भी 12 से 15 के बीच जब ये था, उस समय भी आपने कुछ आपके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई, शोषण हुआ? ये तो ठीक है, मारपीट वाला सिलसिला पहले भी था? नहीं, मारपीट वाला सिलसिला नहीं था, लेकिन वो मारपीट ऐसे कम भी नहीं होता था। वो इसकी थ्रेट जो होती थी, वो जो दहशत होती थी ना, वो भी किसी मारपीटाई से कम नहीं होती थी। वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं फ़ोन ना पिक करना, मेरे घर पे फ़ोन कर देना, मेरी मम्मा फ़ोन उठा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी से बदतमीजी करने लग जाए या पापा से बोलने लग जाए और चीज़ें कुछ की कुछ हो जाए। तो वो भी ट्रॉमा मेरे लिए कम नहीं था। शादी के बाद क्या रहा? आपको ये शादी जब हो गई थी तो जैसा आपने कहा कि आपको ये नहीं पता था, आपको तो ये पता था कि आप एक हिंदू लड़के से शादी करें। हाँ जी। वो कैसे पता लगा कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है? मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं शादी करके इसके घर पे गई
तो इसकी बीवी और 3 बच्चे इसके खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि शायद कोई या तो रिश्तेदार होंगे या कोई रेंट पे रहने वाले होंगे। तो जब इसकी और गुड्डू की, इरशाद की और फिर इरशाद की, दोनों की आपस में बहस होने लगी, उसने उसका कॉलर पकड़ा बदतमीजी। तो मैंने बोला भाई क्या बात है, तो उसने मेरे से बदतमीजी से गाली दे के बात करी। कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और इसके 3 बच्चे। मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा कम बोलो। कहती है कि नहीं, मेरा नाम तबस्सुम है, ये इसकी बड़ी लड़की सिमरन है जो कि 18 साल की लड़की है, और छोटा लड़का आज की डेट में 11 साल का, और एक छोटी लड़की थी उस समय इसकी 10-11 महीने की। तो तब मैंने कहा तबस्सुम मुस्लिम की? हाँ मुस्लिम। मैंने कहा गुड्डू? कहती गुड्डू नहीं, इसका नाम इरशाद है। ये शादी के बाद? हाँ जी। घर में जब गए कि इरशाद है इसका नाम पूरा, इरशाद अली खान। तो क्या रिएक्शन था उस समय? कुछ नहीं, ये बहुत आराम से था, बहुत आराम से खड़ा हुआ था। तो मैं भी चीखी चिल्लाई, मैंने भी इसको बदतमीजी से इसको खींचा हाथ पकड़ के। मैं क्या बदतमीजी है ये? तो फिर जैसे मैं जीना उतरने लगी, इसने बहुत तेज़ी से मेरे बाल पकड़ के खींचे और मुझे घसीट के अंदर कमरे में ले गया। और फिर जो इसने मेरे साथ मार पिटाई करनी शुरू करी, इसने मेरे को फिजिकली असॉल्ट करा, नेचुरल एंड अननेचुरल, उसकी कोई हद नहीं। और मुझे अपनी बीवी से मना कर दिया कि इसको खाना पीना कुछ देने की ज़रूरत नहीं, उन्हें तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता था मुझसे। और बाहर से ताला लगा के चला गया ये। और जब मैं खाने के लिए चिल्लाने लगी कि मेरे को कुछ पानी तो दे दो, खाना तो दे दो, तो ये आता है और उसमें क्या बोलते, गाय का और उसका भैंस का मीट इस तरीके से मेरे मुंह में डाल। मैंने कहा खाना? कहता हाँ ले। मैंने कहा मैं तो नहीं खाती ये सब खाना। तो ज़बरदस्ती मेरा मुंह पकड़ के, मेरे बाल पकड़ के खिलाने लगा। और जब देखता है कि मैं उल्टी कर रही हूँ, तो बुरी तरीके से मेरे ऊपर लात घूंसों से मारता है और मुझे खिलाता है पूरा, कोई कसर नहीं छोड़ी, इस तरीके से करता। नहीं तो क्या मतलब था इन सब चीज़ों का, बताइए आप। मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे को कोई मेरी कनेक्टिविटी सब खत्म कर। 15 के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई, इसने मतलब आपको घर जाते ही पता लगा, वहीं से झगड़े शुरू हो गए। हाँ जी। फिर कैसे आगे 2-3 साल, अब आज आप 22-7 साल यानी और बीत गए थे, तो वो सारे 7 साल के ज़रा छोटे में बताएंगे कैसे वो समय निकला है, क्या किया था आपने? इस तरीके से गई कि जैसे तैसे करके अपनी फैमिली से कांटेक्ट करा, मैं चली गई। फिर वही परेशान करना मुझको, पब्लिकली गाली गलौज, बदतमीजी, मार पिटाई, काम नहीं करने देना। इसके भाई के पास गई, कोई मतलब नहीं। फिर थकार के, क्योंकि अपनी मर्जी से थी, किसी को बता तो पाई नहीं थी कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। उधर परिवार वाले भी बायकॉट कर दिए गए समाज की तरफ से, और इधर रिश्तेदार तो उनको पता लग चुका था तब तक कि ये पता लग गया था कि ये लड़का मुसलमान है और 3 बच्चे हैं। मैंने ही बताया था इनको। तो बोले कि इसका मतलब तेरी भी मिली भगत है। मैंने कहा मेरी कोई मिली भगत नहीं है। तो बोले चलो जो भी है, जिस तरीके से ले गए। फिर दोबारा 2017 में वापस जाना पड़ा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर 2018 माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया आपके? वो क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया, किसी ने, सबने बात करना बंद कर दिया। सोसाइटी से, समाज से जब पता चलता, जैसे सबको पता चला कि इसने तो मुसलमान लड़के से करी है, लेकिन पीछे की हकीकत किसी को पता नहीं थी कि मुझे कैसे फंसाया गया और मेरी आपबीती क्या थी इस वजह से। और छोटी बहन की शादी नहीं हो रही थी, वो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटी है, और सभी की मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं थी। पापा सिंगल कमाने वाले, कोई और साथ खड़े होने वाला भी नहीं, जिसकी वजह से ये सब वो बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। बाहर निकलना उनका दुभर था। दोस्तों, भाई के दोस्त उसको बोलते थे कि तेरी बहन ने तो मुल्ले से शादी कर ली और ये कर ली उसे, और कहीं तो क्या बोलेंगे भाई। फिर आप 2017 में फिर वापस क्यों आ गई? मतलब घर वालों का सपोर्ट नहीं था, फिर वापस आ गई? घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं। फिर 17 के बाद कैसे? फिर 17 के बाद फिर वही सब चीज़ें चलती रही, मारना पीटना, नमाज पढ़ाओ, इससे झूठ बोलता ना पड़ता था कई बार कि हाँ मैंने रोज़ा रखा है। झूठ बोल देती थी, किसी को पता नहीं होता था। इसकी बीवी के हाथ पैर जोड़ती थी कि प्लीज़ दीदी उसे कुछ मत बताना। तो कहती थी हाँ चल ठीक है, लेकिन रख लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा। तो फिर जानबूझ के मैं कुछ, ठीक है। तो आपको एक तरीके से वो इस्लामिक तौर तरीके हाँ, जो है वो ये इरशाद भी और उसकी पत्नी भी ढालने में लगे हुए थे और सबको दिखा रहे थे अपने भाइयों से। करते थे। हाँ, फैमिली को सबको कहते थे कि देखो मैडम को तो नमाज भी पढ़नी आ गई, इसको तो कलमा भी आ गया, कुरान शरीफ भी पढ़ लेगी, ये कर लेगी, इस तरीके। नहीं तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब क्या था बोलने का? मुझे अपना रिलीजन फॉलो करने की क्यों नहीं फ्रीडम थी? मैं करती थी तो क्यों उठा के सामान फेंक दिया जाता था? क्यों मेरे साथ बदतमीजी होती थी? क्यों गाय का गोश्त खिलाया जाता था? खाने के नाम पे कुछ नहीं होता था। ये होली दिवाली कोई भी घर में एक मिठाई का टुकड़ा तक नहीं होता था। फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है, नॉर्मल दिनों पे मिठाई आती थी, लेकिन उस दिन तो एक मिठाई बताशा तक नहीं होता, लाता था घर पे कि चल ठीक है आज तेरी दिवाली है, चल कहीं घूमने चलते हैं। या और ईद वगैरह पे पूरी प्रॉपर तरीके से पार्टी होती थी इसके घर में। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से तैयार, कहता था कि तैयार हो जा, नीचे सब आए हुए हैं, फोटो खिंचवाता था, सारी चीज़ें। और मैं दिवाली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे मैं पड़ी हूँ साड़े में, मैं पड़ी हूँ आंसू बहा रही हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों भाई?